बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे और हरिद्वार पहुंचकर जेपी नड्डा ने ऋषिकुला ऑडिटोरियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के साथ ही बड़ी संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का 104वां पूरा रिकॉर्ड करके कायम किया है और ये उनका 104वां एपिसोड था जिसे पूरा करके रिकॉर्ड बनाया गया है। देखिए, मन की बात प्रधानमंत्री जी के देश को बढ़ता हुआ जनाधार, देश की संस्कृति, युवाओं के अंदर जो आज की तारीख में देश के प्रति रुझान पैदा हो रहा है। देश में हमारी क्या चुनौती है, देश में क्या चुनौती है। देश के मानस को निर्माण करने में बहुत बड़ा योगदान मिलता है, नॉन पॉलिटिकल होता है और मेरे ख्याल विश्व में रिकॉर्ड बना है कि पहले ही प्रधानमंत्री ने 104वां एपिसोड किया है। ये लोग जितना प्यार उनको कर रहे हैं, ये साफ साफ जाहिर दिखाई देता है कि आने वाले समय के अंदर उनके संस्कृति का जो आह्वान किया है वो आगे बढ़ेगा। तो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हरिद्वार के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में जेपी नड्डा देव संस्कृति विश्वविद्यालय में वसुदैव कुटुंबकम की थीम पर आधारित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि हमारी अंतरात्मा में वसुदैव कुटुंबकम रचा हुआ है। वहीं इसके साथ ही सीएम धामी ने अपने संबोधन में भारत में होने वाली G20 की बैठक का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 की थीम वसुदैव कुटुंबकम पर ही आधारित है। माना गया है और इस बार की जो G20 की थीम है वह भी इसी पर आधारित है और G20 की अध्यक्षता भारत के लिए सिर्फ एक राजनीतिक अवसर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है जो विश्व के भारत पर भरोसे का एक पैमाना भी है। जब हम अपनी प्रगति के लिए प्रयास करते हैं तो हम वैश्विक प्रगति की भी परिकल्पना करते हैं। अमृत महोत्सव के दौरान G20 की अध्यक्षता करना हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है और ऐसे समय में G20 की अध्यक्षता का हमको ये दायित्व मिला है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारियां, अन्य परेशानियां, युद्ध जैसी स्थितियां, इनमें जब पूरी दुनिया अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भारत को G20 की अध्यक्षता मिली और इसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो मूल रूप से भारतीय संस्कृति द्वारा विश्व को दिए गए सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। समस्त विश्व एक परिवार। लेकिन हमने अगर जीता तो हमने विचार से जीता, हमने अगर जीता तो उसमें प्यार दिखा करके जीता। और क्या जीता? विचार को जीता। कभी उनके ऊपर आधिपत्य नहीं किया, कभी उनकी सॉवरेंटी को अधिकार में उसमें नहीं लिया। हमारा विचार है, उस विचार से आप संबंध रखते हैं तो आप जुड़ जाइए। अगर गौतम बुद्ध भी गए इतने देशों में और बहुत धर्म फैलाया तो उन्होंने विचार से जीता, कोई वहां सरकार नहीं चलाई। और अगर दुनिया के भी अगर यहां इतिहासकार आए और उन्होंने भी यहां से जानने का कोशिश की तो उनको जो कुछ भी हम दे सकते थे हमने देने का प्रयास किया, क्योंकि वैचारिक पृष्ठभूमि पर वसुधैव कुटुंबकम हमारे अंतरात्मा में रचा बसा है। इसको भी हमको ध्यान में रखना है, इसको भी हमको समझ करके आगे चलने की आवश्यकता है। इसलिए हम कभी भी किसी देश पर हमने कोई आधिपत्य करने की कोशिश की हो, ऐसा कभी नहीं है। और प्रकृति से अगर हमको जोड़ने की आवश्यकता देखें और हमारा जो सोच था, आज जो लोग एनवायरमेंटल बात करते हैं, आज जो लोग ये सेल्फ सस्टेनेबल गोल्स की बात करते हैं, आज जो मिलेनियम गोल्स की पहले बात करते थे, ये सब लोग जब बात करते हैं तो हमारे यहाँ क्या था? हमारे यहाँ पहला संपर्क व्यक्ति का मां से होना, बाद में धरती मां से होना, फिर गंगा मां से होना, फिर भारत मां से होना। यानी हमने अपनी उत्पत्ति को मां के साथ जोड़ करके देखा। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग संस्थान पहुंचे, जहां मौजूद तमाम वैज्ञानिकों ने सीएम धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं मुख्यमंत्री ने वैज्ञानिकों को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग की शुभकामनाएं भी दी और साथ ही उत्तराखंड में आपदाओं की घटनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि IIRS भी इसरो का ही हिस्सा है और देश भर के 16 शीर्ष शोध संस्थानों में IIRS का नाम भी शामिल है। मिशन चंद्रयान जिस प्रकार से अपनी सफलता को प्राप्त हुआ है और हमारे लिए बहुत ही गौरव की क्षण है, ऐतिहासिक पल है। उसमें हमारे इस संस्थान का IIRS का भी, क्योंकि ये हमारा इसरो का एक संस्थान है,
देश के अंदर चलने वाले 16 संस्थानों में से एक संस्थान ये भी है। इसके वैज्ञानिकों का भी उसमें बहुत योगदान रहा है और अन्य संस्थानों के भी सारे वैज्ञानिक जो समय समय पर शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में काम करते हैं, उन सभी से संवाद हुआ है, जहां आज सभी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आपस में मिलकर एक दूसरे का प्रोत्साहन किया है। वहीं निकट भविष्य के लिए आने वाले समय में और भी हम सबको सफलताएं प्राप्त हो और उत्तराखंड के अंदर भी बहुत सारे क्षेत्रों में शोध अनुसंधान की जहां आवश्यकता है, उसमें ये हमारे सारे ही संस्थान मिलकर उस पर काम करेंगे। यह भी आज हम लोगों ने संवाद में आपस में तय किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को एक बड़ा तोहफा दिया है और दरअसल सीएम ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं सीएम की इस पहल पर बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने सीएम धामी का अभिवादन किया। आशा नौटियाल ने कहा कि प्रदेश में करीब 37,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहे हैं, जिनमें 3 लाख से अधिक महिलाएं आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं को प्रोत्साहन भी मिलेगा। मैं प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने उत्तराखंड की बहनों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर जो तोहफा दिया है, सशक्त बहना उत्सव के रूप में मनाए जाने का जो उन्होंने रक्षाबंधन के लिए निर्णय लिया है, इसके लिए हम सभी उत्तराखंड की मातृशक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी निर्णय लिया है कि उत्तराखंड में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से विभिन्न गांवों में काम कर रही महिलाओं को जो प्रोडक्ट उनके द्वारा बनाए जा रहे हैं, उनके लिए एक बाजार लगाकर उनका सामान सरकार द्वारा खरीदा जाएगा, उनको बाजार मुहैया कराया जाएगा। और ऐसी हमारे पूरे उत्तराखंड में 37,000 स्वयं सहायता समूहों के साथ 3 लाख से अधिक महिलाएं काम कर रही हैं। वहीं देहरादून पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने नगर पंचायतों की खराब व्यवस्था पर बयान दिया है और उन्होंने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सरकार को सलाह दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने नई नगरीय प्रशासनिक इकाइयां बनाई और तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ये तमाम बातें कही हैं और उन्होंने कहा कि सरकार इस तरफ ध्यान दे। कुछ नई नगरीय प्रशासनिक इकाइयां बनाई और कुछ का विस्तार किया। बहुत अच्छी बात है, जिनमें मुंशियारी को भी नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है। बल्कि हमने 2016 में भी ये दर्जा दिया था, लेकिन उस समय लोग ग्राम पंचायती व्यवस्था में रहना चाहते थे। खैर, राय बदलती रहती है, अच्छी बात है। मगर मैं मोटे तौर पर सरकार से एक सवाल करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से सारे नगर हमारे छोटे हों या बड़े हों, नगर निगम हो या नगर पंचायतें हों, ये नगरीय कुव्यवस्था के शिकार हो गए हैं। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां बंद पड़ी हुई हैं, जरा सा पानी भर रहा है तो भराव बढ़ जा रहा है, कूड़े के सब जगह ढेर दिखाई दे रहे हैं। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, इस पर भी यदि कैबिनेट विचार करे और उसके लिए कुछ कदम उठाए तो राज्य की जनता को राहत मिलेगी। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी कड़ी में राज्य निर्वाचन विभाग ने एक कार्यशाला का भी आयोजन किया। इस कार्यशाला में सभी जनपदों के रिटर्निंग ऑफिसर और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर शामिल हुए और बताना चाहेंगे कि ईवीएम मशीनों और वीवीपैट मशीनों की जानकारी के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को किसी तरह की कोई समस्या ना रहे। ट्रेनिंग आयोजित किया गया था ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग, इसका एफएलसी कहते हैं। इसका ट्रेनिंग के लिए हम लोग सभी डीएम डीईओ के रूप में काम करेंगे और डिप्टी डीईओ है उनका बुलाया है, हमारा ईवीएम की नोडल ऑफिसर है उनका बुलाया है और कमीशन से भी हमारा एक सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर आ रखा है इसका पूरा प्रोसेस को देखने के लिए। हमारा ECIL इंजीनियर्स है। हम एफएलसी
के दौरान क्या क्या तैयारियां करना है, किसी प्रकार का इसका FLC आयोजित करना है, इसका पर डे रिपोर्टिंग फॉर्मेट क्या है और क्या क्या सावधानी रखना है, और इस प्रोसेस को हमने पूरा बताया गया है। अभी प्रेजेंटेशन हमने लेक्चर के थ्रू दिया गया है, उसमें सेकंड हाफ में हम लोग इसका हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी कराएंगे और सभी लोग का हमारा जो ECIL इंजीनियर है वो इंजीनियर डेमो करके दिखाएंगे। सो ये हमारा टीम के द्वारा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी लिया जाएगा। उधर उत्तराखंड का शिक्षा विभाग शिक्षा में और बेहतर परिणामों के लिए सभी स्तर पर काम कर रहा है और बताना चाहेंगे कि राजधानी देहरादून में शिक्षा विभाग द्वारा 2 दिवसीय ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन दिवस में शिक्षा विभाग के आला अधिकारी और प्रदेश के सभी ब्लॉक के एजुकेशन ऑफिसर भाग लेने के लिए पहुंचे और इस दौरान नोडल अधिकारी डॉक्टर कृष्ण आनंद बिजलवाण ने बताया कि बच्चों के लिए परिणाम बेहतर हों, इसके लिए भी सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। शिक्षा विभाग जल्द ही 2364 पदों पर भर्ती शुरू करने जा रहा है और बताना चाहेंगे कि प्रत्येक कर्मचारी को हर महीने 15,000 मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में चौथी श्रेणी के पदों पर होने वाली आउटसोर्स भर्ती में स्कूल के गांव के स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी और गांव से अभ्यर्थी न मिलने पर संबंधित स्कूल की न्यास पंचायत के बेरोजगार को पहला मौका दिया जाएगा। ये निर्णय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब गांव के बेरोजगारों को उनके ही गांव में नौकरी मिलने के जो हैं संभावनाएं बन गई हैं। आमतौर पर गांव के बेरोजगारों को दाएं बाएं जाना पड़ता है, दिक्कत होती है, और दूसरी ओर शिक्षण संस्थाओं में अगर बाहर के व्यक्ति आकर के काम करते हैं ग्रुप डी में, तो वे आमतौर पर वहाँ रुकते कम हैं और अपने स्थान पर नहीं रहते। लेकिन अगर गांव का ही युवक वहाँ पर रहेगा तो निश्चित तौर पर जो हमारे विद्यालय हैं उनमें उसकी उपस्थिति बनी रहेगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में जो बेरोजगारी की स्थिति है उसके समाधान के लिए भी ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो कदम उठाया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण है और स्वागत योग्य है। काशीपुर के सरवरखेड़ा इलाके में 2 दिवसीय दंगल का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नेता दीपक बाली के साथ नामी पहलवान रवि सहोता शामिल हुए। दोनों ने फीता काटकर कुश्ती दंगल का शुभारंभ किया और इस दौरान कई पहलवानों ने दंगल में शिरकत कर अपने दावों का प्रदर्शन किया। हल्द्वानी में जाम का सबसे बड़ा कारण अतिक्रमण है, जिसके चलते अब पुलिस अतिक्रमण हटाने के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करने जा रही है। पुलिस ड्रोन कैमरे से शहर के सभी चौराहों की मैपिंग कर अतिक्रमण वाले इलाकों को चिन्हित कर रही है और एसपी क्राइम डॉक्टर जगदीश चंद्र का कहना है कि अतिक्रमण को चिन्हित करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस नैनीताल समय समय पर अपने जो डिसीजंस हैं, जो नई योजनाएं हैं, उनको रिव्यू करते रहती है। इसी क्रम में आगे ये डिसाइड किया गया है कि जहाँ पे भी जाम वाले हैं, कंजेशन वाले पॉइंट हैं, जहाँ पे अतिक्रमणकारियों ने अतिक्रमण किया हुआ है, उन सभी की एक ड्रोन से फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करा ली जाए और उसके बाद एरियल व्यू से ये पता किया जाए कि कौन से एरियाज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सिस्टमेटिकली उनको हम टेकअप करेंगे। उन जगहों पे स्मूथ ट्रैफिक बनाने के लिए जो भी यथासंभव उपाय किए जा सकते हैं उनको करेंगे। देहरादून में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, जिससे अस्पतालों में डेंगू के मरीजों का तांता लगा हुआ है। दरअसल देहरादून में डेंगू के 20 नए मरीज पाए गए हैं और साथ ही करीब 7081 जगह लार्वा मिला है। इसे लेकर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि अस्पतालों में डेंगू और इससे मिलते जुलते लक्षण के मरीज काफी संख्या में सामने आ रहे हैं और साथ ही कहा कि राजधानी में डेंगू के बढ़ते प्रकोप से बचने के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। पूरी तरह से सतर्क है। इस समय डेंगू और डेंगू से मिलते जुलते लक्षणों वाले काफ़ी मरीज आ रहे हैं, क्योंकि इस समय वायरल का और डेंगू के जितने भी सिम्टम है करीब करीब एक से सिम्टम रहते हैं। तो ये देखने में आ रहा है कि वायरल के मरीज काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, जिसमें डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है तो अधिकतर मरीजों में वो निगेटिव आ रहा है। जो डेंगू पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनके लिए हमारे अस्पतालों में पर्याप्त बेड और पर्याप्त दवाइयाँ हमने व्यवस्था की हुई है। हमारी जो डेली रिपोर्ट आ रही है उसके हिसाब से ISBT से लेके और करीब रिस्मना पुल तक, बीच में धर्मपुर का इलाका हो, अजबपुर का हो, रीठा मंडी का इलाका हो,
इन जगहों पे हमको ज़्यादा मरीज, इसमें पटेल नगर है, इन मरीज ज़्यादा संख्या में मिल रहे हैं, तो उधर हमारे संवाददाता विकास खरे ने बीजेपी के हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। के गोडविन होटल में बीजेपी की कोर कमेटी की जो बैठक है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में वहाँ पर हुई है और किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल, उनसे जानते हैं। सर, फिलहाल हालांकि अभी जो कोर कमेटी की बैठक समाप्त हुई है जेपी नड्डा जी के नेतृत्व में, हालांकि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले ये जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी गई सभी को? वैसे तो जो हमारी कोर कमेटी की बैठक है लगभग महीने 2 महीने में होती ही रहती है, लेकिन आज हमारे लिए ये सौभाग्य का क्षण था कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर प्रवास था और उन्हीं के सानिध्य में आज ये कोर कमेटी की बैठक उत्तराखंड की हुई है, तो स्वाभाविक ही है कि कोर कमेटी की बैठक में जो उनका मार्गदर्शन मिला है उसको हम क्रियान्वित करेंगे। सर, अगर बात करें तो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की काफी ऐसी योजना है जो फिलहाल जनता के लिए फिलहाल चलाई गई, हालांकि लाभार्थी भी इसमें काफी जनता हुई है। क्या आगामी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच इन योजनाओं को लेकर जाया जाएगा? निश्चित रूप में। अभी देखिए, जितना काम गरीब कल्याण को लेकर के हुआ और हर क्षेत्र में हुआ, वो तो मुझे लगता है कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। इसलिए हर लोकसभा में जो राज्य सरकार के काम है और जो केंद्र सरकार के काम है, हमारा कार्यकर्ता कैसे करके नीचे तक जो लाभ मिला है और जो लाभ उसको मिलना है उसके माध्यम से कैसे उस तक पहुंचाया जाए, इस पर हम लगातार चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं और कार्यकर्ता के माध्यम से उचित व्यक्ति को उसका लाभ मिले, जो पात्र है उसको उसका लाभ मिल सके, ये हमारी कोशिश होती है। और इसलिए आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्तराखंड का संगठन है बहुत मजबूत संगठन है, इसलिए सरकार के जो काम है और उधर से आदरणीय मोदी जी जो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, वो जिस तरीके से उनका संरक्षण सानिध्य प्राप्त है हम लोगों को, वो भी हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। और इसलिए जो उनकी केंद्र सरकार की कल्याण योजनाएं हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की कल्याण योजनाएं हैं, उसको व्यापक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर व्यक्ति जो पात्र जिसको मिलना है उस तक पहुंचाने की कोशिश करता है। सर, अगर बात करें तो बागेश्वर में फिलहाल चुनाव अपने चरम पर, क्या बागेश्वर चुनाव को लेकर कुछ चर्चा हुई है फिलहाल कोर कमेटी बैठक? जो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चुनाव हुआ था उसने देश में एक इतिहास बनाया, 95% से भी ऊपर वोट मिल गया एक तरफा। बागेश्वर भी हमारी सीट है, वो दुर्भाग्य बस हमारे जो चंदन रामदास जी बहुत ही यशस्वी मंत्री थे, उनके निधन के बाद वो जो सीट खाली हुई है, तो मुझे लगता है सीट भी वो बीजेपी की थी और अब तो एक तरफा ही जीत है हमारी, कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्या आपदा के विषय में कुछ चर्चा हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने? जब चर्चाएं होती हैं तो सभी विषय होते हैं, स्टेट के सभी विषय होते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल नहीं, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हरिद्वार से सांसद डॉक्टर रमेश सिंह पोखरियाल जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में जो केंद्र और प्रदेश सरकार की योजना है उनको लेकर जनता के बीच पहुंचा जाएगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं विकास खरे, जनता टीवी।